सर्कुलर डेट हमारा 2.6 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है। तो ये सर्कुलर डेट बुनियादी तौर पे जो है वो गैस सेक्टर में इसका टोटल 1.6 ट्रिलियन है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के दो पार्ट होते हैं, एक टैरिफ रैशनलाइजेशन होता है और दूसरा जो एक्यूमुलेटेड सर्कुलर डेट है उसको क्लियर करना होता है। नहीं आपने यू मिसअंडरस्टूड मी। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गैस का फौरी ख़त्म करना होगा। उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होना चाहिए गैस के सर्कुलर डेट में। उसकी जो इस वक्त फ़्लो है जो कि करीबन 270 बिलियन है, या जो उनका एग्जैक्ट नंबर वो पावर अपना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे देगी, उसको आगे रोक देना है। सर्कुलर डेट इस वक्त कोई क्लियर करने की कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं उसको रिड्यूस करने के लिए, लेकिन वो स्टैंड अलोन हम अपना करेंगे अपना काम, वो हमारे अपने गवर्नमेंट जो है वो पैसे देगी गैस यूटिलिटीज को, गैस यूटिलिटीज पैसे देंगी ओजीडीसी जीपीएल को एंड गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को, और फिर ये कंपनी जो है वो पैसों का डिविडेंड दे के जो है वो गवर्नमेंट को पैसे जो है वो वापस कर सकती है। हमने जो देखा है कि ईएनटी कंपनीज में स्टॉक्स जो है वो 1.52 टाइम्स की वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं, और पिछले 3 से 4 साल में आप देखें तो कोई कंपनीज में मार्केट परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही है, रिटर्न अच्छे नहीं रहे। तो उसका बुनियादी रीजन यही है कि उसमें क्योंकि सर्कुलर डेट का एलिमेंट होता था और फिर गैस टैरिफ भी नहीं बढ़ता था, तो उस वजह से मार्केट उसको प्राइस टू अर्निंग को काफी ज्यादा डिस्काउंट दिखती है। अब चूंकि इस तरह की जो है वो बात हो रही है, सिचुएशन और सिनेरियो डिफरेंट गवर्नमेंट ने भी डिस्कस की है आईएमएफ के साथ, तो अब जो है वो उस सर्कुलर डेट को ऑब्वियसली जब वो मिलेगा तो उससे कंपनी से कैश फ्लो जो है वो बहुत बेहतर होंगे। प्लस ये कि फिर अगर गैस टैरिफ हाइक भी एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा बिकॉज ये आईएमएफ की भी कंडीशन है, तो वो उससे फ्यूचर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट हो जाएगा और कंपनी से कैश फ्लो बहुत बेहतर होंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपए पर लीटर का इजाफा एक्सपेक्टेड है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में पीडीएल कीमत में हमने इंक्रीज करना है। अभी तक के अगर हम इसमें देखें तो सेल्स टैक्स अभी भी 0 है। ये तो हम पीडीएल की प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है जिसके ऊपर आज एफ्टमा ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया, और उसका जो कंपेटिटिव टैरिफ है वो भी ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you are watching new episode of Inside Financial Markets. What we have been discussing for last 3.5 months is the resumption of the IMF program. Political uncertainty किसी हद तक settle हो गई, but absence of the IMF program was something which was damaging the economy at a fast pace. So what we have seen today, that at the 9th day of the discussion between the IMF and the government, what has happened, that we are nearing the signing of the deal between government of Pakistan and IMF. नतीजा उसका ये होने जा रहा है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कम से कम 50 रुपये पर लीटर बढ़ने जा रही हैं, और जो एनर्जी कॉस्ट है, बिजली की पर यूनिट कॉस्ट है, उसमें 6 से 8 रुपये पर यूनिट का इजाफा होने जा रहा है। आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ की जो कीमत है उसमें वन कैन एक्सपेक्ट के कम से कम 11 से 12% का इजाफा मुतवक्के है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज़ प्रोग्राम इज़ फर्स्ट अंडरस्टैंड के इकनॉमिक साइड के ऊपर, इकनॉमिक मैनेजमेंट के ऊपर गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और मुल्क और कौम के लिए क्या बेहतर है। सो पहले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे शरोज़ लोधी से, फिर थोड़ा सा बाज़ार से मुतालिक डिस्कशन करेंगे ताहिर अब्बास से, और समझेंगे कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है उसका बाज़ार इस पे क्या असर पड़ रहा है। एंड फाइनली विल बी टेकिंग ऑन अ डिस्कशन विद मिस्टर पराचा, हु इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेक्स एसोसिएशन। फॉरेक्स एसोसिएशन ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और डॉलर की कैपिंग को गवर्नमेंट को साइड में रखते हुए ख़त्म किया, और आज व्हाट वी आर सीइंग इज़ दिस कि डॉलर 225 से 275 पे जाने के बाद 268 268 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ ग्रेटर गुड फॉर द मार्केट। एंड वी एक्सपेक्ट, हमारी कैलकुलेशंस और जो बेसिक नंबर्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के, वो बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो
तो डॉलर 250 से कम पर भी स्टेबल हो सकता है। सो पहले बातचीत करते हैं शिरोज़ लोधी से। शिरोज़, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Shiroz, you must be listening about what is happening on the IMF negotiation front and what we are getting out of the news from Islamabad is कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेशंस बता रही हैं कम से कम 50 रुपये पर लीटर का इजाफा एक्सपेक्टेड है, और इस वक्त की सिचुएशन ये है कि कई पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। एनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम 6 से 8 रुपये पर यूनिट जो बिजली है उसकी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। और जो एक्सपोर्ट सेक्टर है जिसके ऊपर आज एप्टमा ने भी रिजर्वेशन का इजहार किया, और उसका जो कंपेटिटिव टैरिफ है वो भी ख़त्म करने की बातें हो रही हैं। सो आपके पास किस तरह की खबरें हैं शिरोज़ साहब? मिलती जुलती यही खबरें हैं कि ऑब्वियसली प्रोग्राम में जाना है तो कंडीशंस तो हमने आईएमएफ की पूरी करनी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता दिखाई अब दे भी नहीं रहा। लेकिन इसमें होना ये चाहिए था कि डिसीजंस वही वाली चीज है कि हम डिसीजन लेते लेते इतना टाइम लगा देते हैं कि हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर चुका होता है, और उसको कवर करने के लिए और उस चीज को स्टेबल करने के लिए या उस चीज को संभालने के लिए हमें एट द एंड वही काम करना होता है जो अगर हम महीना 2 महीना 3 महीना पहले अपनी चीजों को इनलाइन करें तो ज्यादा बेहतरी हो, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ सर्टेनिटी हो। लेकिन अब एट द एंड खड़े होकर हम वही सारी चीजें कर रहे हैं और वही सारी चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में पीडीएल कीमत में हमने इंक्रीज करना है। अभी तक के अगर हम इसमें देखें तो सेल्स टैक्स अभी भी 0 है। ये तो हम पीडीएल की प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, इवन दो टैक्स तो इसमें अभी भी नहीं होगा। फिर आप एक्सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन अब हमारे पास कोई इसका कोई दूसरा वे आउट आउटकम है नहीं, क्योंकि हमने आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी नहीं सोचा, ना हम अभी तैयार हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए। हमने वही उसी क्लास के ऊपर टैक्स को इम्प्लीमेंट करना है जिस क्लास से हम लोग पहले ही टैक्स लेते आ रहे हैं। हमने अपने टैक्स बेस को ब्रॉडन करना नहीं है, दूसरी चीजों को हमने इनलाइन नहीं करना। सर्कुलर डेट हमारा 2.6 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है, हमने उसको ठीक नहीं करना। हमने अपनी वो कोई भी चीज ठीक नहीं करनी कि जो हमें करनी चाहिए। हमने वही चीजें करनी है कि हमने बिजली की प्राइसेस को इंक्रीज करना है, पेट्रोलियम की प्राइसेस को इंक्रीज करना है, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो होगा वो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे और ओवरऑल अगर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर गिरेगा। बट उन चीजों को हमने अभी भी छोड़ देना है कि जो अगर हम टैक्स कर लें या हम टैक्स बेस बढ़ा लें, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चले जाएं तो उसके नताइज बहुत अच्छे गुजरेंगे और इसको आईएमएफ भी सेकंड करता है। बट आईएमएफ भी वही चीज अपनी कंडीशनैलिटी लगाता है कि जिसको उसको सर्टेनिटी दिखाई देती है अपने लोन के ऊपर, तो वो तो वही चीज करेगा जो उसने करनी है। लेकिन हमने अपने डोमेस्टिकली घर को कितना अपना लेके स्टेबल करना है, उसमें अभी भी लैकिंग मुझे नजर आती है। डॉलर के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है? बिकॉज देयर आर डिस्टिंक्ट व्यूज इन द मार्केट कि अगर डॉलर की सप्लाई बेहतर होती है तो डॉलर 250 रुपये से नीचे भी जा सकता है। बट जो परेशान कुन चीज़ है वो ये है कि एडिबल ऑयल और ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे एरियाज़ को आईएमएफ से जो बातचीत की खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। सो इफ़ यू डोंट हैव एडिबल ऑयल, योर पोल्ट्री सेक्टर इज़ इन क्राइसिस। ऑटो सेक्टर 50 साल से पॉलिसी थी कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल नहीं मैन्युफैक्चर हुआ करेंगी, वो वक्त अब ताहाल नहीं आया है। सो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के इंपोर्ट पे भी बैन रहने जा रहा है, एडिबल ऑयल पे भी बैन रहने जा रहा है, तो इकॉनमी में तो आपको ये रफ एंड टफ सिचुएशन जारी रहती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें चीज ये है कि इंपोर्ट के साथ साथ हमारी अब एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर अब हमें इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि जो हमारा बायर है वो भी अब अनसर्टेन है कि वेदर क्या हमारी कंट्री का कोई भी सेक्टर उसको ऑर्डर कंप्लीट करके वक्त पे दे सकता है कि नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी हमारी एक पर्टिकुलर कंट्री को इकोनॉमी को बड़ा गौर से देख रहा है। और जो हमारी इंपोर्ट के साथ इस वक्त हाल हुआ है
तो ये सबके सामने है। लेकिन जहाँ तक बात रही हमारी एक्सचेंज करेंसी की, हमारे एक्सचेंज रेट्स की, तो उम्मीद तो यही है कि अगर हम इस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और हम इसके सर्वाइवल में चले आते हैं और कुछ इनफ्लोज होता है, तो हमें फिर फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से भी कुछ इनफ्लोज होने हैं जो इस वक्त अपना IMF की तरफ देख रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इनफ्लोज होते हैं और दूसरी कंट्रीज भी जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां से कुछ हमारे को पैसा मिलता है, तो देन वी आर इन अ पोजीशन कि हमारा जो ये रेट है ये 150 या 160 तक के आ सकता है। बट अगेन आई वुड से कि ये डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी इस प्रोग्राम की सर्वाइवल में जाते हैं और कितना जल्दी ये रेज्यूम होता है। और रही बात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, एडिबल ऑयल्स की, तो देखें हम अपनी डिमांड को कर्टेल तो कर सकते हैं उसके ऊपर बैन लगा के या उसको रोक के, बट ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इस वजह से नहीं है कि क्योंकि आप डिमांड को तो डिफरेंट चीजों के तहत रोक सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट करते हैं इनकी जो प्राइसेस होती हैं ये ग्लोबली डिटरमिन होती हैं। तो आप प्राइसेस की फ्लक्चुएशन को तो नहीं रोक सकते। हाँ, आप टेम्परेरी आप अपनी कंट्री के अंदर उसको बैन लगा के या उसके ऊपर कोई और दूसरी चीज करके उसको टेम्परेरी रोकेंगे, लेकिन वो आपकी कंट्री के अंदर जैसे ही उसकी डिमांड फॉर द टाइम बीइंग बढ़ती जाएगी, तो इन शॉर्ट जब आप उसको फिर उसकी सप्लाई जब खोलोगे तो वो फिर और उसकी प्राइस बढ़ी हुई आपको मिलेगी, तो वो अल्टीमेटली फिर और ज्यादा आपकी इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। तो लिहाजा ये भी एक सोल्यूशन अल्टीमेट नहीं है। मेन सोल्यूशन तो इसका यही है कि हम जितना जल्दी इसकी रिजम्पशन पे जाएं प्रोग्राम की, ताकि कुछ इन्फ्लोज हों, और जो हम लोग रेमिट कर रहे हैं पैसा अपने एक्सचेंज से, लाइक जो हमारी करेंसी, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो डॉलर हमारा स्मगल्ड भी हो रहा है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो हम एक उस चीज को भी देख लें तो वो भी बहुत ज्यादा हमारे को सपोर्ट कर सकता है, हमारे एक्सचेंज हमारा स्टेबल हो सकता है। दूसरी तरफ ये था कि जो इन्होंने मार्केट डिटरमिन रेट अब कहीं जाकर स्टेट बैंक की तरफ से हुआ है, अगर ये थोड़ा पहले ही हो जाता तो वो और ज्यादा बेहतर होता, ताकि मार्केट के अंदर थोड़ा पहले स्टेबिलिटी आ जाती। अच्छा, ये दो चीज़ें बता दें आखिर में शरोज लोधी साहब, आपका क्या व्यू बन रहा है पॉलिसी रेट के ऊपर? देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस इन द मार्केट कि पॉलिसी रेट में कोई 1-1.5% का मज़ीद इजाफा मुतवक्के है सितंबर तक, और सितंबर में जब ये पीक आउट हो जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट इसको कम करना शुरू करेगी। दूसरा, रिज़र्व्स के बारे में देयर आर स्पेकुलेशंस इन द मार्केट के रिज़र्व्स की पोजीशन अगर IMF का प्रोग्राम रिस्टोर हो जाता है, रिस्यूम हो जाता है विद इन 48 आवर्स, तो रिज़र्व्स की पोजीशन विद इन 4 मंथ्स $22 बिलियन से क्रॉस कर सकती है। इसके ऊपर आपका डू यू हैव अ व्यू ऑन दैट? बिल्कुल, मैं इस पे एग्रीड हूँ कि रिजर्व्स तो हमारा बढ़ेगा, लेकिन जो आपका जो पहला सवाल है उसमें फिर अगेन मैं यही बात कहूँगा, इस पर मैंने अपना एक आर्टिकल भी लिखा है कि हमारा ये जितना जल्दी सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल में IMF हमसे यही बात कर रहा है कि हम अपने जो फेडरल एक्सपेंडिचर्स हैं और जो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो लॉसेस कर रही हैं, तो ये सब चीज़ों को हम लोग इनलाइन कर लें। जो एडिशनल टैक्स मेजर्स जो हम 600 बिलियन के हम लगाएंगे, तो वो हमने कैसे लगाना है उसको हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी बना लें तो ये हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा एक सपोर्ट अच्छा कर सकता है। अगेन आई वुड से कि अगर क्योंकि ये जो आप 17% का जो बात कर रहे हो पॉलिसी रेट का, तो ये भी सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ऑब्वियसली ये एक टूल तो है कि आप इससे डिमांड को कर्टेल कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखो कि आपका जो इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस है वो रन नहीं कर पा रहा है, तो आपने अपनी इकोनॉमी के साइकिल को भी चलाना है साथ साथ। तो पॉलिसी रेट अगर और ज्यादा बढ़ता है, ये इस वक्त ही बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल है इकोनॉमी में। अंडरस्टूड। शरोज, एक चीज़ और भी बता दें कि एक बहुत शदोमत से बात हो रही है बाजार में अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोकल डेट। गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहेगी? देखें, अगर इसको आप पॉलिटिकल डिबेट से अगर हटा दें तो ये तो नीड ऑफ द एरा है। अगर हम इसको
एक इंडिपेंडेंट होकर भी सोचें और अपनी कंट्री के लिए सोचें कि हमारा जो डेट है, राइट इस डेट को, दो चीजों की हमारे को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये राइट जो भी हमारा रिजम्पशन होगा ये जून तक के जाएगा, ये बहुत एक शॉर्ट टर्म हमें रिलीफ मिल सकता है। राइट अगर हम आईएमएफ के साथ एक बड़े प्रोग्राम के अंदर बैठें और उनसे एक बड़ा डिमांड करें तो वो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ज्यादा सपोर्टेबल है, सपोर्टिव होगा। दूसरा जो चीज है, हमारे को डेट रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगी। हमने बहुत सारे अपने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को रिनिगोशिएट करना होगा, अच्छी टर्म्स पे करना होगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारा जो डेट है वो एक बहुत ज्यादा एक अनसस्टेनेबल लेवल पे, हम उसको सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसकी भी हमारे को जरूरत है कि रिस्ट्रक्चरिंग, पॉलिटिकल डिबेट असाइड, हमें इंडिपेंडेंट होकर करना पड़ेगी और ये जरूरत है हमारी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। ग्रेट ग्रेट फिरोज, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे ताहिर अब्बास और हम उनसे डिस्कस करेंगे आईएमएफ प्रोग्राम की रिजम्पशन का बाजार पे क्या असर पड़ने जा रहा है। डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि जो इकॉनमी के मसाइल हैं, गवर्नमेंट जिस तरीके से उसको हल करना चाह रही है और गवर्नमेंट जो स्टेप लेना चाह रही है वो कितने कंड्यूसिव हैं और आईएमएफ के लिए कितना एक्सेप्टेबल है। बट द बॉटम लाइन इज़ कि महंगाई बढ़ने जा रही है, शरह सूद में इजाफे की वजह से कारोबारी सनतों को मसाइल पैदा होंगे और जब सनतों को मसाइल होंगे तो जाहिर है कि बिज़नेस यूनिट बंद होंगे और ऐसी सूरत में कौम को बेरोज़गारी की जो सख्त पिल है, कड़वी गोली है, वो लेना पड़ेगी। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे ताहिर अब्बास से और हम उनसे समझेंगे कि जब बाज़ार जब डॉलर की जो कीमत है वो उसमें 20 से 25% की यकदम इजाफ़ा होता है, करेंसी डिवैल्यू होती है, तो बाज़ार हिस्सेस पर भी उसका एक नेचुरल सा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आईएमएफ कहता है कि यू हैव टू टेक सर्टेन मेजर्स, तो उन मेजर्स की वजह से कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो टुडेज़ बेस्ट टॉपिक इज सर्कुलर डेट विच एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग। 3 दिन में ओजीडीसी में 18 रुपये की तेज़ी हुई है, 70 रुपये की डिविडेंड की बातें हो रही हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। हमने बाय द वे 4 महीने पहले भी तफसील से नंबर्स शेयर किए थे, ताहिर अब्बास ने, और बताया था कि किस तरह की तेज़ी हो सकती है बाज़ार में अगर गवर्नमेंट जो है आईएमएफ प्रोग्राम के तहत जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं वो सर्कुलर डेट को ख़त्म करती है और एक सर्टन वे में चीज़ों को सॉर्ट आउट करती है। सो ओवर टू ताहिर अब्बास। ताहिर अब्बास, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम। ताहिर, इफ़ यू कुड रिमेंबर, हमने कुछ अर्से पहले डिस्कस किया था सर्कुलर डेट और उसकी रेजोल्यूशन के बहुत सारे रास्ते, और आज जो ख़बर है दो चार दिनों से हम देख रहे हैं कि ओजीडीसी, पीपीएल, सर्टन स्टॉक्स जिसके अंदर अच्छी मूवमेंट है एंड देयर आर स्पेकुलेशंस, रादर सर्टन कैलकुलेशंस आर आल्सो इन द मार्केट कि एसएसजीसी और एसएनजीपी को जो गवर्नमेंट पैसे दे रही है उसकी वजह से आगे जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो सेटल होंगी और फिर कैश डिविडेंड आएगा सर्टन स्टॉक्स में और उसकी वजह से there is an interest of buying. I would want you to kindly as a refresher लोगों के लिए थोड़ा सा explain कर दें कि how government has planned out this settlement of circular debt और इसका बाज़ार पे और certain stocks पे क्या असर पड़ेगा। I remember last time हमने numbers भी लोगों के साथ शेयर किए थे। जी बिल्कुल। तो इसमें आप देखें कि सर्कुलर डेट का जो एक बिल बनती है वो बनती है ईएमपी कंपनी से, जो कि ओजीडीसी पीपीएल है, उनको पैसे मिलने होते हैं गैस यूटिलिटी कंपनी से जो कि एसएसजी एसएनजीपी है, और एसएसबीसी एसएनजीपी को पैसे मिलने होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो ये सर्कुलर डेट बुनियादी तौर पे जो है वो गैस सेक्टर में इसका टोटल 1.6 ट्रिलियन है और फिर ऑब्वियसली उसका एक डिटेल ब्रेकअप अवेलेबल है। तो अब होगा ये कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो है वो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान शेयर किया है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान के 2 पार्ट होते हैं, एक टैरिफ रैशनलाइजेशन होता है और दूसरा जो एक्यूमुलेटेड सर्कुलर डेट है उसको क्लियर करना होता है। तो गैस टैरिफ हाइक ऑब्वियसली आपकी जो फ्यूचर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट है उसको मैनेज करता है, उसके एक्यूमुलेशन को कम करता है या खत्म करता है, और जो पुराना स्टॉक है उसकी क्लियरेंस से ये होगा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो
पैसे देगी गैस यूटिलिटीज को, गैस यूटिलिटीज पैसे देंगी ओजीडीसी पीपीएल को एंड गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को, और फिर ये कंपनी जो है वो उन पैसों का डिविडेंड दे के जो है वो गवर्नमेंट को पैसे जो है वो वापस कर सकती हैं। तो इसी तरीके के जो है वो डिफरेंट प्लान जो है वो आई बिलीव गवर्नमेंट जो है वो डिस्कस कर रही है और इन कंसिडरेशन भी है और आईएमएफ के साथ भी डिस्कशन हुआ है। तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव आई बिलीव फॉर द मार्केट। रीजन बीइंग कि हमने जो देखा है कि ईएनपी कंपनीज में स्टॉक्स जो है वो 1.5-2 टाइम्स की वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं और पिछले 3 से 4 साल में आप देखें तो कोई कंपनीज में मार्केट परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं रही है, रिटर्न अच्छे नहीं रहे। तो उसका बुनियादी रीजन यही है कि उसमें चूंकि सर्कुलर डेट का एलिमेंट होता था और फिर गैस टैरिफ भी नहीं बढ़ता था, तो इस वजह से मार्केट उसको प्राइस टू अर्निंग को काफी ज्यादा डिस्काउंट दिखती है। अब चूंकि इस तरह की जो है वो बात हो रही है, सिचुएशन और सिनेरियोस डिफरेंट गवर्नमेंट ने भी डिस्कस किए हैं आईएमएफ के साथ, तो अब जो है वो उस सर्कुलर डेट को ऑब्वियसली जब वो मिलेगा तो उससे कंपनी से कैश फ्लो जो है वो बहुत बेहतर होंगे। प्लस ये कि फिर अगर गैस टैरिफ हाइक भी एक्सपेक्टेड है कि हो जाएगा बिकॉज ये आईएमएफ की भी कंडीशन है, तो वो उससे फ्यूचर एक्यूमुलेशन ऑफ सर्कुलर डेट रुकेगा और कंपनी से कैश फ्लो बहुत बेहतर होंगे। तो इन्हीं सारी एंटिसिपेशन में और इसी वजह से हमने देखा है कि ईएनपी सेक्टर में और गैस यूटिलिटी सेक्टर में जो है वो इंटरेस्ट आया है और उसकी शेयर भी वो चीज रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गई है और लगता है ऐसा ही है कि ये चीज जो है वो आगे जाते हुए भी कंटिन्यू करेगी। अब्बास ये भी फरमाएं कि अपार्ट फ्रॉम दिस ओजीडीसी एंड पीपीएल आर देयर सर्टेन अदर स्टॉक्स एज वेल कि जो जनरली जो गवर्नमेंट इस वक्त स्टेप्स ले रही है वो इसके बेनिफिशरी हों और बाजार में एक रैली की शक्ल इख्तियार करें। देखें जो स्पेसिफिक है कंपनीज वो तो ऑब्वियसली जो एंड पे कंपनीज आती हैं वो ओजीडीसी पीपीएल और गवर्नमेंट होल्डिंग है। गवर्नमेंट होल्डिंग इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। जहां तक दूसरी कंपनीज की बात है तो गैस यूटिलिटी कंपनीज है, बट उनका लिए पॉजिटिव ये होगा कि उनका कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखें तो वो उनके पैसे चूंकि रुक रहे होते हैं वो आगे भी रुकते हैं तो उनको वर्किंग कैपिटल में स्ट्रेस आ रहा होता है, जिसकी वजह से उन्हें एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ती है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जो लिक्विडिटी का क्राइसिस होता है वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा गैस यूटिलिटीज के लिए। प्लस ये कि जो गैस टैरिफ हाइक होगा उससे भी जो है वो कैश फ्लो इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा फॉर बोथ गैस यूटिलिटीज एंड ईएनबीज, तो उसका भी जो है वो इवेंचुअली बेनिफिट तो जो है इन कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो तो जो है वो होगा। तो अगर आप देखें तो ये 3-4 कंपनीज टोटल जो है वो इसमें बनती हैं। वैसे तो फिर और भी कंपनीज है जैसे पीएसओ में भी सर्कुलर डेट जो है वो पार हुआ है, बट अब देखना ये गवर्नमेंट उसका सर्कुलर डेट जो है वो कब और किस हद तक जो है वो क्लियर करती है। अंडरस्टूड। अब्बास ये फरमाएं कि हम जब भी बात करते थे तो हम काफ़ी सारी चीज़ों को लिंक कर रहे थे आईएमएफ के प्रोग्राम से, और इस वक्त की खबर ये है कि गवर्नमेंट और आईएमएफ के साथ जो डेडलॉक है वो भी ख़त्म हुआ। जो अंडरलाइन पेपर होता है जिसमें कोई कंडीशंस होती हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट और आईएमएफ के माबैन जो मामलात हैं वो तय पा चुके हैं। और जो बॉटम लाइन लोग कह रहे हैं वो नंबर्स मार्केट में हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो 50 रुपये पर लीटर तक बढ़ सकती हैं। एनर्जी बिजली की जो कॉस्ट है वो 6 से 8 रुपये पर यूनिट बढ़ सकती है। और इंटरेस्ट रेट के लिए देयर इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आईएमएफ के ये कोई इसमें 100-150 पॉइंट्स की जो है वो मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और उसके बाद फिर एक नॉर्मल साइकिल की तरफ जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान का जा सकता है। और ऑन द साइड लाइन्स सर्टन न्यूज़ के आईएमएफ के प्रोग्राम की रिजम्पशन के साथ ही कोई 8 से 9 बिलियन डॉलर जो तकरीबन होल्ड ही हुए हैं इस वक्त वो फ्रेंडली कंट्रीज से आ जाएंगे। सो आपकी नज़र में जो इस वक्त सिचुएशन पैदा हो रही है जिसमें नज़र आ रहा है कि आईएमएफ की डील भी हो गई है,
ट्रांच भी आ जाएगी विद इन 48 आवर्स, दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड प्राइवेटली। और जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे भी जो इनफ्लोज हैं वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक एक्सपेक्टेड हैं। सो गिवन ऑल दीज थिंग्स, हाउ डू यू लुक एट द मार्केट? जी बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा, आईएमएफ की आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी, तो बिल्कुल आईएमएफ का एक्सपेक्टेड है जो हुकूमत जो है वो इसको रिज्यूम करेगी, लेकिन उसके बाद भी देखें टफ डिसीजन तो हमने लेने ही होंगे, और उस टफ डिसीजन का इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन पे भी आएगा, बाकी दूसरी चीजों पे भी आएगा। लेकिन इससे अच्छी बात यह है कि थोड़ी सर्टेनिटी का एलिमेंट जो है वो आ जाएगा with respect to the market, जो मार्केट में इसका एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, वो जो है वो एक की एरिया है जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन अब आपने देखा कि चूंकि आईएमएफ को रिज्यूम करने की बातें जो है वो हुई है, आईएमएफ का मिशन भी आया है, आई थिंक जो सर्टेनिटी का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और फिर ये प्रोग्राम रिज्यूम होगा तो ऑब्वियसली टफ डिसीजन तो लेने पड़ेंगे, कि इकोनॉमी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बैक ऑन ट्रैक आनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज गुड फॉर द मार्केट। आई थिंक आईएमएफ एक दफा हो जाए, सर्टेनिटी का एलिमेंट आते, फिर हमारी मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ एक्सपेक्टेड है कि जाना स्टार्ट होगी। ओके ग्रेट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शेरोज़ लोधी, ताहिर अब्बास और पराचा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। तीनों ने तफसील के साथ बताया कि जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, सब के सब इस वक्त एक डब्बे में बंद हैं। उस डब्बे को आप फॉरेक्स चैलेंजेस कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी के चैलेंजेस कह सकते हैं, बिकॉज व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन इज़ कि पाकिस्तान अब दालें नहीं प्रोड्यूस करता, गंदम पाकिस्तान में कम प्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान कहा जाता है बट इज़ नो मोर एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान में हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है। यही वजह है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। एनर्जी तो 20 साल पहले ही हमने डॉलर वालों के हवाले कर दी थी। सो एनर्जी की रेट जो हैं वो डॉलर लिंक्ड हैं। एनर्जी जिस चीज़ पे चलती है, ऑयल, वो डॉलर से लिंक्ड है। सो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर तो पहले ही फॉरेक्स के ज़ेर असर था, बट अब पाकिस्तान के बाकी इकनॉमी के जो सेक्टर हैं वो भी जो है वो डॉलर के ज़ेर असर हैं। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे वाज कि इन चैलेंजेस का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो एक ही है कि इंडिजिनस ग्रोथ हो, पाकिस्तान की जो अपनी मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में ही पैदा हों। लेकिन ये चीज़ ज़रा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी अशराफिया है उसके इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जाएँ, उस पर कट लिया जाए एंड पीरियड। बिकॉज कौन इस झंझट में पड़े कि रोज़गार दें, बिज़नेस चलाएं और रिश्वतें दें। सो पीपल थिंक इट इज़ अ बेटर वे कि सेल फ़ोन से लेकर आटा, दाल, चीनी तक सब इंपोर्ट हो, लोग अपना कट लें और कौम के सर के ऊपर कर्ज़ों के भारी बोझ रख कर वो बाहर जाके बस जाएं, और अल्लाह ना करे जब वो ना रहें तो उनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान में आ जाएं। दिस इज़ हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स। पाकिस्तान इज़ सर्टनली नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के जहाँ पर डॉलर या करेंसी की स्पेकुलेशन के लिए या जो लोगों की जेन्युइन नीड्स होती हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स दी जाएं। जैसे कोई फंड्स होते हैं जिस के ज़रिए लोग जिनको फ़ॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है वो उसमें एंट्री कर देते हैं और उनका डॉलर का रेट लॉक हो जाता है, और जिस भी दिन उन्हें उस पैसे की डॉलर की ज़रूरत होती है वो अपने फ़ंड से रिडेम्पशन ले लेते हैं और उसको उस दिन के डॉलर के रेट के हिसाब से पैसा मिल जाता है। बट पाकिस्तान में सेंस की बातचीत करना, लॉजिकल बातचीत करना एक ऐसी चीज़ है कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसी बातों के ऊपर पाबंदी है। सो हम भी तफसील के साथ नहीं बताते, बट हम इतना ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन को इसलिए प्रमोट किया जाता है कि अशराफिया को ये सूट करता है कि ट्रेडिंग मॉडल ऑफ इकॉनमी हो जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का, काम काज का झंझट ना हो। इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।